पिछली क्लास में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तकरीबन ये स्लाइड पिछली क्लास में पढ़ा था, इसको जस्ट आज इसीलिए डिस्कस कर लेते हैं ताकि पिछले लेक्चर के साथ ये लिंक हो जाए। कोई क्वेश्चन है इसमें या यहाँ तक जो पढ़ा था या इससे पहले लेक्चर्स में? नो सर। अच्छा जी, चलो शुक्र है। इसका मतलब है सब लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ये एक्सटर्नल व्यू, ये जो ANSYS स्पार्क आर्किटेक्चर था, ये पिछली क्लास में स्टार्ट किया हुआ था लेकिन फिर कंप्लीट नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट लिंक कर लेते हैं। जो आज जो कुछ रह गया था उसी के साथ उनके लेयर्स को लिंक कर लेते हैं। उसकी 3 लेवल्स थे या लेयर्स थे, उसमें से एक एक्सटर्नल लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है और इंटरनल लेवल है। ये एक्सटर्नल लेवल कल डिस्कस हो गया था, उसको जस्ट आप लोग को समझाने के लिए या आज के लेक्चर के साथ लिंक करने के लिए इसको आज दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन साइट पे होती है, जो इंटरफेस साइट पे जो चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल लेवल है। और ये सब दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जो उधर हमें जो फ्रंट एंड पे जो कुछ हमें नज़र आ जाता है। और हर यूज़र जो है या यूज़र, मैंने आपको यूज़र का कहा था कि यूज़र मींस जो यूज़र्स का ग्रुप है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया, टीचर्स हो गए, इस तरह का, ये इसको हम नॉर्मल यूज़र का टर्म इसके लिए यूज़ कर लेते हैं। ये पूरे डेटाबेस का एक पार्ट को व्यू कर सकते हैं। और ये मैंने आज इसके लिए एक छोटी सी डेमो बनाई हुई है, मैं आप लोग को थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर लेता था कि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि मुझे पिछली क्लास में ये महसूस हो गया कि आप लोग को समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। अच्छा, ये मैं आप लोग के साथ वो SQL का जो कोडिंग है वही आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी से की हुई है, जस्ट आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, उसके लिए शायद मुझे ये वाला शेयरिंग स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल शेयरिंग नहीं हो सकते। अच्छा, ये थोड़ी सी जो क्वेरीज है ये आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। मैंने पहले से इसी वजह से लिखी क्योंकि लिखने में फिर टाइम लगेगा। ये आप लोग के लैब में एक लैब किया हुआ था, उसमें से ये टेबल्स बनाए हुए थे। अगर आप लोग याद, मैंने कहा था डॉक्टर था, पेशेंट था और ट्रीटमेंट, ये 3 टेबल उस टाइम पे बनाए थे। ये चौथा टेबल मैंने अपनी काम के लिए बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें से ये पेशेंट वाला टेबल, ये इसमें अगर आप लोग डेटा को व्यू कर लें, आप लोग एज्यूम कर लें कि ये इस वक्त ये एक टेबल हमारे पास एंटायर डेटाबेस है। ये स्लाइड्स में अगर आप लोग याद हो, ये अभी दोबारा स्लाइड्स पे चले जाएंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल शेयरिंग नहीं हो सकती। इस टेबल में मैंने आपको कहा था कि यूजर जो है डेटाबेस का एक पोर्शन व्यू कर सकता है, मींस टोटल डेटाबेस वो व्यू नहीं करता, उसके एक पोर्शन व्यू कर लेते हैं। तो इस वक्त आप एज्यूम कर ले कि ये जो पेशेंट वाला टेबल है ये पूरा डेटाबेस है। इसको अगर आप लोग एग्जीक्यूट कर ले, इसमें देख ले, इस पूरे डेटाबेस में आपके पास यही डेटा है। ठीक है, आप अभी इस पे आप कोई एक व्यू बना लेते, ये व्यू मैंने ऑलरेडी से बनाया हुआ है। ये व्यू की बनाने का यही कोडिंग है, ये फर्स्ट टाइम पे अगर आप लोगों ने बनाना हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक यूज़र है, वो किसी लैब में, इस हॉस्पिटल के लैब में काम कर लेते हैं या किसी और इस तरह की जगह पे काम कर लेते हैं, जिसको जस्ट ये 2 एट्रीब्यूट्स का डेटा उसको चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल पेशेंट का नेम चाहिए और जेंडर चाहिए, बाकी कोई डेटा उसको नहीं चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, उस यूज़र के लिए एक व्यू बना लेते हैं। उसका नाम आप लोग जो भी रखना चाहें, ये यूज़र डिफाइन, ये वाला जो नेम है यूज़र डिफाइन नेम है। इस वक्त मैंने व्यू का जस्ट VW नाम रख दिया। आप लोग अपने जो रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक व्यू बना लें। तो ये वाला यूज़र अभी उस पूरी डेटाबेस में हमारे पास क्या है, पेशेंट आईडी है, नेम है, जेंडर है, ब्लड ग्रुप है, डेट ऑफ बर्थ है, ये बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आप एज्यूम कर लें कि इस वक्त पूरी डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल है। तो उस एक ही टेबल में उस सिर्फ इन 2 कॉलम्स का डेटा उसको रिक्वायर्ड है, तो उसका एक व्यू हम बना लेते हैं। उस और व्यू का जो भी आप नाम रख दें, तो ये बंदा सिर्फ इन 2 टेबल्स को व्यू कर सकेगा। ये व्यू मैंने ऑलरेडी से बनाई हुई है, तो इस पर अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहूँ, ये मुझे एरर देगा क्योंकि ये ऑलरेडी से बन चुकी है, कहते हैं कि ये ऑलरेडी से है। ठीक है, तो जो मैंने बनाई है अभी इसी व्यू का, ये वाला इसी व्यू, यही यूज़र क्या करेगा, जब लॉगिन हो जाएगा तो ये सेलेक्ट, ये पूरा का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये स्टेरिक मैंने आप लोग कहा था कि पूरे डेटा के लिए नॉर्मली इस टर्म को हम यूज़ कर लेते हैं। फ्रॉम
उस व्यू का नाम आप बता दें जिससे ये डेटा एक्सेस होना है। फॉर एग्जांपल इस व्यू से हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। इस ये देख ले मैंने स्टैटिक मींस पूरा डेटा, लेकिन जब आप ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं, अच्छा जी ये फॉर्म का स्पेलिंग गलत है, फॉर्म 2 दफा सेलेक्ट फॉर्म व्यू, ये भी देख ले उसको सिर्फ 2 कलम नजर आते हैं, ये बाकी डेटा इससे हाइड कर दिया गया है। तो यूजर के जो एक्सटर्नल लेवल होते हैं उस पे हर यूजर का अपना व्यू होगा और वही यूजर सिर्फ उसी डेटा को पार्ट ऑफ द डेटाबेस एक्सेस कर सकेगा, क्योंकि जो डेटा उसके साथ रिलेटेड है वो एक्सेस कर सकेगा, जो डेटा उसके साथ रिलेटेड नहीं है वो एक्सेस नहीं करेगा। इसी तरह से एक दूसरी व्यू भी बनाई है, ये अगर आप लोग इसको थोड़ा सा देख लें, ये भी मैंने पहले से बनाई हुई है। पेशेंट आईडी ये डॉक्टर की रिव्यू बनाई है, तो डॉक्टर को चूंकि थोड़ा ज़्यादा डेटा चाहिए होगा, उसको पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, जेंडर, ब्लड ग्रुप और डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ नॉर्मली नहीं होता, एज होता है, लेकिन इधर मैंने आसानी के लिए बस सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अभी अगर आप यही जो डॉक्टर व्यू है इसी से अगर ये डॉक्टर यूजर लॉग इन हो जाए और वो डेटा एक्सेस करना चाहे तो उसको ये वाला डेटा एक्सेस होगा। देख ले इधर भी स्टैटिक है, लेकिन अगर आप लोग उस टेबल को देख लें, टेबल, ये दोबारा टेबल पे आ जाए, ये टेबल को मैं थोड़ा सा इसके ये कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और ये व्यू के साथ डॉक्टर व्यू के साथ कंबाइन इसको रन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को नज़र आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, पूरे टेबल में और इसमें कौन सा डेटा एक्सेस नहीं हो रहा है। ये देख रहे हैं ये जो पूरा टेबल है ये वाला पूरा टेबल है और ये डॉक्टर की व्यू है। पूरे टेबल में ये एड्रेस भी है, इधर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एड्रेस वाला डेटा डॉक्टर को नहीं चाहिए, ठीक है, तो डॉक्टर की व्यू से हमने उस डेटा को निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह से ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल पूरे डेटाबेस के बजाय एक सिंपल टेबल ले लिया और उसकी सिर्फ 2 व्यू जनरेट कर लिए। अभी ये अगर आपके पास पूरा डेटाबेस हो जाए उसमें से मल्टीपल टेबल्स हो, उन मल्टीपल टेबल्स की भी आप इस तरह की व्यू बना सकते हैं, मल्टीपल टेबल से आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और उसमें से उस यूजर के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड होगा वही कॉलम्स आप ऐड कर लेते हैं और बाकी को आप रिमूव कर लेते हैं या बाकी को आप एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो जो डेटा उसको रिक्वायर्ड है वही वो उसको एक्सेस करेगा और जो उसको नहीं रिक्वायर्ड वो उसको स्किप कर लेगा। और इसी को क्या कहते हैं, इसको एक्सटर्नल स्कीमा कहते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया इस केस में, ये हमारे पास एक्सटर्नल स्कीमा हो गया। सही है, होपफुली आप लोग को समझ आ गई होगी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर इसको स्टॉप कर लेते हैं। अच्छा इसको स्टॉप कर लेते, दोबारा स्लाइड्स पे चले जाते इसलिए। अच्छा तो ये एक्सटर्नल लेवल ये देख ले, ये कहते हैं कि हमारे पास एक यूजर जो होगा उसको डेटाबेस का वही पोर्शन अलाउ होगा जो उसके साथ कंसर्न है। इस वक्त हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो फर्स्ट यूजर के साथ जस्ट वो 2 कॉलम्स कंसर्न थे तो उसको वही डेटा एक्सेस कर लिया, और दूसरा यूजर जो डॉक्टर था उसके साथ कुछ ज्यादा कॉलम कंसर्न थे, ज्यादा डेटा कंसर्न था तो उसको ज्यादा डेटा व्यू कर लिया गया था, और इसी को हम एक्सटर्नल व्यू कहते हैं या यूजर व्यू कहते हैं। अच्छा कल की क्लास में डिटेल के साथ डिस्कस हो गया था, जस्ट उस पर एक एग्जांपल करें। अच्छा जो कंसेप्चुअल लेवल है ये भी कल डिस्कस हो गया था। कंसेप्चुअल लेवल हमारे पास इसका एक लॉजिकल डिज़ाइन होता है, जो पूरा डेटाबेस है पूरे डेटाबेस का लॉजिकल डिज़ाइन उसको हम ये कंसेप्चुअल पे और लॉजिकल पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं और कलेक्टिवली उसको कंसेप्चुअल लेवल हांस स्पार्क आर्किटेक्चर में कहते हैं। अच्छा इसमें कौन कौन सा डेटा, कौन कौन सी टाइप का डेटा होता है, इसमें हमारे पास ये जो कंसेप्चुअल लेवल है इसमें एंटिटीज, उस एंटिटीज की एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स। इसके लिए एक ईआरडी का एग्जांपल आज नेट से ले लिया। फॉर एग्जांपल इस केस में ये प्रोफेसर, ये अब तो का नजर प्रोफेसर हो गया, सेक्शन है और कोर्स है, ये तीनों हमारे पास क्या है एंटिटीज है। इस कंसेप्चुअल लेवल पे हमारे पास क्या होगी एंटिटीज होगी, दूसरी क्या चीज़ है एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स इसमें से ये प्रोफेसर के लिए ये एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, सैलरी, नेम, स्टार्ट डेट, ईयर टीचिंग, ये सारे इसके लिए एट्रीब्यूट्स हो गए। तो इस कंसेप्चुअल लेवल पे हमारे पास एंटिटीज हैं, एंटिटीज की एट्रीब्यूट्स होंगे। और तीसरा क्या चीज होगा, थर्ड वन दैट विल बी रिलेशनशिप।
इन एंटिटीज के दरमियान, इस केस में हमारे पास प्रोफेसर, सेक्शन और कोर्स, ये 3 एंटिटीज हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोफेसर और सेक्शन के दरमियान जो उन्होंने रिलेशनशिप बताई है वो टीच का बताया हुआ है। टीच, फॉर एग्जांपल ये प्रोफेसर डिफरेंट सेक्शंस को पढ़ाता है तो उन पढ़ाने पे उसका वो रिलेशनशिप बन गया। अच्छा, इसके अलावा इसी कंसेप्चुअल लेवल पे हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होंगे। कंस्ट्रेंट्स इस केस में अगर आप लोग कंस्ट्रेंट्स को देख ले, ये एम्प्लॉय आईडी को देख ले, इसके नीचे ये अंडरलाइन किया हुआ है। इस अंडरलाइन का मतलब है कि ये वाला एट्रीब्यूट इसी केस में हमारे पास प्राइमरी की है। तो जो भी कॉलम हम प्राइमरी की सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी कॉलम का वही कॉलम हम उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं या कंस्ट्रेंट लग जाते हैं। और प्राइमरी की वाले कंस्ट्रेंट कौन से हैं कि इसका डेटा कभी डुप्लीकेट नहीं होगा और उसका डेटा हमारे पास कभी नल नहीं रहेगा, खामखा उसका कोई डेटा होगा। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, आप स्टूडेंट का रोल नंबर ले लें। क्लास में आपको कोई भी इस तरह का स्टूडेंट नहीं मिलेगा जिसका रोल नंबर ना हो, क्योंकि ये रोल नंबर हमारे पास एक प्राइमरी की है। या आपको क्लास में कोई भी इस तरह का रोल नंबर नहीं मिलेगा कि 2 स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर हो, कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 स्टूडेंट 1 का भी है और रोल नंबर 1 स्टूडेंट 2 का भी है। इस तरह से कभी नहीं होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, कंस्ट्रेंट हो गई। इस कंसेप्चुअल लेवल पे हम इसी तरह की कंस्ट्रेंट्स, ये सिर्फ एक कंस्ट्रेंट मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा और भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो इसी तरह के कंस्ट्रेंट्स होंगे। थर्ड वन, सेमेंटिक इंफॉर्मेशन। ये सेमेंटिक इंफॉर्मेशन फिर हमारे पास ये वाला जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त, ये मॉडल, ये हमारे पास डेटाबेस के डिजाइन में हम इसको कंसेप्चुअल डिजाइन कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजाइन आ जाता है उसको लॉजिकल डिजाइन आ जाता है। ये जो ANSYS स्पार्क आर्किटेक्चर है, इसकी कंसेप्चुअल लेवल पे ये कंसेप्चुअल डिजाइन और लॉजिकल डिजाइन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। तो ये सेमेंटिक इंफॉर्मेशन ज्यादातर हमारे पास लॉजिकल डिजाइन में हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन सिंपली मैं आपको समझा दूंगा कि फॉर एग्जांपल ये जो एम्प्लॉय आईडी है, इसका साइज कितना होगा, ये उसकी सेमेंटिक इंफॉर्मेशन है। इसका डेटा टाइप क्या होगा, ये इसकी सेमेंटिक इंफॉर्मेशन है। इस तरह से ये स्टार्ट डेट, इसका साइज कितना होगा, इसका जो डेटा टाइप है ये कितना होगा, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, इन सेमेंटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। तो इस कंसेप्चुअल लेवल पे हम उन सेमेंटिक इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, और फोर्थ, इस कंसेप्चुअल लेवल पे हमारे पास सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि सिक्योरिटी से ज्यादा इधर इंटीग्रिटी वाले इंफॉर्मेशन होते हैं। इंटीग्रिटी, ये जो कंस्ट्रेंट्स हम लगा लेते हैं, ये एक्चुअली हम डेटा इंटीग्रिटी के लिए लगा लेते हैं। एग्जांपल, ये जो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, ये एक्चुअली हम इंटीग्रिटी के लिए लगा लेते हैं कि कहीं पर हमारे पास, फॉर एग्जांपल, आप सिंपल एग्जांपल दोबारा वही स्टूडेंट रोल नंबर ले लें। अगर हमारे पास एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स का एक ही रोल नंबर हो गया तो फिर वो मसला होगा। ठीक है, तो यही मसला सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उस पर कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं कि इस तरह की सिचुएशन अगर ना हो जाए। सही है। अच्छा, इसमें से ये सिंबल्स, कुछ ये वाला जो सिंबल आप लोग को नजर आ रहा है, ये डिटेल के साथ फिर पढ़ लेंगे, लेकिन ये तो चूंकि है, ये प्रोफेसर का देख लीजिए सिंगल लाइन है और इसका देख लीजिए डबल लाइन है। ये डबल लाइन हमारे पास वीक एंटिटी होती है, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये वीक एंटिटी है। मतलब ये वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अगर ये एंटिटी डिलीट हो गई तो ये वाला ऑटोमेटिकली डिलीट होगा, क्योंकि ये वाला एंटिटी इस प्रोफेसर एंटिटी पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम इसको डिलीट भी कर ले फिर भी प्रोफेसर एंटिटी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी का यही कंसेप्ट है। अच्छा जी, ये जो थर्ड लेवल है, ये इंटरनल लेवल, जो एक्चुअल डेटाबेस जो फिजिकली स्टोर होता है वही, उसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, द इंटरनल लेवल covers the physical implementation of the database to achieve the optimal runtime performance at storage space utilization। ये जो हमारे पास कंप्यूटर की जो यूटिलाइजेशन होती है, ये मल्टीपल उस पर हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, परफॉर्मेंस अगर हम इसको इम्प्रूव कराना चाहते हैं, एक आपके पास अगर सिक्वेंशियल सर्च कर ले तो कोई डेटा आपने उसमें सर्च करना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू अगर हम उस पर इंडेक्सेस लगा दें, कुछ और इस तरह की चीज़ें लगा लें। तो ये इंडेक्सेस करना, सिक्वेंशियली डेटा स्टोर करना या किसी और फॉर्मेट हैशिंग की थ्रू स्टोर करना, ये सारे काम इस इंटरनल लेवल पे हम ये इसी लेवल पे आ जाते हैं। अच्छा, इट कवर द डेटा स्ट्रक्चर एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज टू स्टोर द डेटा ऑन द स्टोरेज डिवाइस। ये दोनों चीज़ें तकरीबन, डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों ने
कोर्स में पढ़ा होगा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी से पढ़ी हैं। इसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये ज़्यादातर इसी कोर्स के स्कोप से बाहर चला जाता है। बहरहाल डेटा स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल आप लोग के पास जो स्टेक है, क्यू है, या इसी फॉर्मेट में इंटरनली जो डेटा स्टोर हो जाते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो सिक्वेंशियल है या फ्री फॉर्मेट में है, इसी फॉर्मेट में अगर हम फाइल को स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास इंटरनल लेवल है, इट इज इंटरफेसेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस मेथड्स एंड टू प्लेस द डेटा ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल ये जो डेटाबेस के थ्रू हम डेटा स्टोर कर लेते हैं किसी कंप्यूटर पे, तो डेटाबेस का जो डीबीएमएस है वो डायरेक्टली कभी भी डेटा हार्ड डिस्क पे स्टोर नहीं कर सकता। वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम पर उस डेटा को स्टोर करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपने जो स्टोरेज मैकेनिज्म है वो यूज करेंगे। ये देख के आप लोग को नजर आ रहा है, लेकिन हम उधर उसको इंटरफेस के थ्रू बताएंगे कि आप इंटरनली उसको किस तरह से स्टोर कर लो। फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस उधर इंडेक्सेस भी बना सकते हैं और भी इस तरह की रिट्रीवल टेक्निक से उसको बना सकते हैं और उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन काम एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन होगी डीबीएमएस की, वो इस इंटरनल लेवल के जो स्ट्रक्चर है इधर हम उसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसी लेवल के जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उसमें एक आपके पास स्टोरेज स्पेस एलोकेशन फॉर डेटा एंड इंडेक्सेस। अच्छा, ये इंडेक्सेस का टर्म बार बार आ जाता है, ये आप लोग इस तरह से समझ लें। इंडेक्सेस तो तकरीबन ये भी आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। इंडेक्सेस ये जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी इंडेक्सेस का सिंपल एग्जांपल है। अगर आप लोग देखिए डिक्शनरी में अगर आप लोग किसी वर्ड को ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल इंडेक्स वर्ड को अगर आप ढूंढ लेते हैं, तो पहले आप आई के सेक्शन पे चले जाते हैं, फिर आई एन के सेक्शन पे चले जाते हैं, फिर आई डी के सेक्शन पे चले जाते हैं। तो इधर आपको इंडेक्सेस आसानी से आप उसको सर्च कर लेते हैं। आपने पूरा डिक्शनरी को वर्ड बाय वर्ड सर्च नहीं करना होता। आप उसके फॉर एग्जांपल आई लोकेशन पे चले जाते हैं, तो आई से पहले जितने वर्ड्स है आप उसको स्किप कर लेते हैं। फिर आई एन, तो आई और एन के दरमियान ए बी सी डी एन तक जितनी है उन सबको आप स्किप कर लेते हैं, डायरेक्ट आप एन पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर ए बी सी सी तक आप सबको स्किप कर लेते हैं, डायरेक्ट डी पे जाते हैं। तो इसको हम इंडेक्स कहते हैं, जिस तरह से डिक्शनरी के होते हैं। तो इंटरनली वो किस तरह से स्टोर कर ले, वो आप इस इंटरनल लेवल पे इधर आप लोग इस लेवल पे यही कंसर्न होते हैं। रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टोरेज, उसका साइज, ये सारी चीज़ें, रिकॉर्ड प्लेसमेंट के कहाँ पर ये स्टोर होगा, डेटा कंप्रेशन एंड डेटा इंक्रिप्शन टेक्निक्स, अगर कहीं पे इंक्रिप्शन की ज़रूरत हो या इंक्रिप्शन की ज़रूरत हो, तो ये सारी चीज़ें हम इंटरनल लेवल पे कर लेते हैं। अच्छा, कंप्रेशन भी तकरीबन सबको पता है कि डेटा को हम कंप्रेस इसलिए कर देता है कि स्पेस कम ले ले, और इंक्रिप्शन अगर हमें कहीं पे डेटा को सिक्योर करने की ज़रूरत हो स्टोरेज लेवल पे, तो हम उस डेटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं। इनक्रिप्ट मीन्स नॉन रीडेबल फॉर्मेट फॉर अनऑथोराइज्ड यूजर्स। ऑथोराइज यूजर्स के पास की होगी तो उसके थ्रू उसको रीड कर सकेगा, अनऑथोराइज यूजर्स के पास उनकी की नहीं होती तो उसको रीड नहीं कर सकते। अच्छा जी, स्कीमास, ये स्कीमास नेक्स्ट लेक्चर में ये दोबारा इंशाल्लाह इस पे थोड़ा सा डिस्कशन होगा, लेकिन ये इस लेक्चर में इसी वजह से है क्योंकि ये 3 लेवल है हमारे पास। एक्सटर्नल लेवल था, कंसेप्चुअल लेवल था और इंटरनल लेवल था। इन तीनों लेवल पे हमारे पास स्कीमास फिर हम थोड़ा डिफरेंट कंसिडर कर लेते हैं या इमेजिन कर लेते हैं। द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। अगर हमारे पास पूरा डेटाबेस हम कंसिडर कर लें तो उसमें से जो हमारे पास आ जाता है ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, उसको हम डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। अच्छा, लेकिन जो ये तो ये जो स्पार्क आर्किटेक्चर लेवल पे जो है, there are 3 different type of schemas in the database and these are defined according to the levels of abstraction of the 3 level architecture। ये जो हमारे पास 3 level architecture है, तो इसी बेस पे इधर हमारे पास 3 टाइप्स की स्कीमास हैं। एट द लोवेस्ट लेवल वी हैव मल्टीपल स्कीमास। इधर ये लोवेस्ट लेवल जो हमारे पास इंटरफेस, उसी की बात कर लेते हैं। वी हैव 3 लेवल ऑफ वी हैव मल्टीपल एक्सटर्नल स्कीमास। ये जहन में रख लें, जो हमारे पास इंटरफेस लेवल होता है ये एक्सटर्नल लेवल पे हमारे पास मल्टीपल स्कीमास है। अभी मैंने आप लोग को जो डीबीएमएस में वो क्वेरीज लिखवाए थे, एक मैंने आप लोग को डॉक्टर का की रिव्यू बना दिया,
एक दूसरी यूजर के लिए व्यू बना लिया। तो इस तरह से हम मल्टीपल व्यूज बना सकते हैं। तो इस लेवल पे हमारे पास मल्टीपल एक्सटर्नल स्कीमास होते हैं, ये जहन में रख ले। मल्टीपल इंटरनल स्कीमास, एक नहीं एक से ज्यादा हमारे पास हो सकते हैं, और इन सब को हम सब स्कीमास कहते हैं, क्योंकि पूरी डेटाबेस का एक छोटे पोर्शन का डाटा एक्सेस कर लेते हैं, इसी वजह से हम इसको सब स्कीमा कहते हैं। दैट करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट व्यूज ऑफ द डेटाबेस। ये व्यू अभी जो मैंने आप लोगों को क्वेरी पे जो जो व्यू बनाया था, उसी को व्यू ऑफ द डेटा या व्यू ऑफ द डेटाबेस का टर्म उसके लिए यूज कर दिया गया है। At the conceptual level, we have conceptual schema which describes all entities, attributes, relationships among the entities and integrity constraints. ये इस लेवल पे जो हमारे पास स्कीमा बन जाता है उसको हम कंसेप्चुअल स्कीमा कहते हैं। ये इसको देख ले, कंसेप्चुअल स्कीमा। दोबारा थोड़ा पिछले स्लाइड्स पे आप लोग चले जाएं। ये वाला ये डायग्राम अगर आप लोग को नजर आ रहा हूँ, ये कंसेप्चुअल स्कीमा है एक डेटाबेस का, या डेटाबेस के एक, ये अगर आप एज्यूम करें कि इस डेटाबेस में ये 3 टेबल्स हैं, तो ये उसके लिए क्या है, एक कंसेप्चुअल स्कीमा है। दोबारा अपने स्लाइड पे आ जाए। अच्छा जी, एट द कंसेप्चुअल लेवल वी हैव अ कंसेप्चुअल स्कीमा। ये कंसेप्चुअल स्कीमा विच डिस्क्राइब्स ऑल एंटिटीज, ये ध्यान में रख ले। इधर ये जो एक्सटर्नल स्कीमा था, ये उसमें से डेट रिस्पॉन्स टू डिफरेंट व्यूज, इसमें से इस कोई कहीं पे डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन मैंने आपको उधर बता दें। इधर चूंकि सिर्फ जो यूजर के साथ रिलेटेड डेटा है उसी के लिए स्कीमा बना लेते हैं, तो इस वजह से वो सब स्कीमा होता है, पूरी डेटाबेस का स्कीमा नहीं होता। इधर ये पूरी डेटाबेस का स्कीमा होगा, और पूरी डेटाबेस की स्कीमा में हमारे पास क्या क्या चीजें उधर डिस्क्राइब कर रहे होंगे। एंटिटीज की एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप्स, और एंटिटी पे जो कंस्ट्रेंट्स लगे हुए होते हैं उन्हीं का सब कुछ डिस्क्राइब कर लेते हैं, तो उसको फिर हम कंसेप्चुअल स्कीमा कहते हैं। अच्छा, जो लोवेस्ट लेवल है, एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये जो हमारे पास इंटरनल लेवल है, जो फिजिकल डेटा कहीं पे स्टोर होता है, वी हैव द इंटरनल स्कीमा which is a complete description of the internal model containing the definition of storage, stored records, methods of representation, data feeds and indexes and storage structure. इंटरनली ये चूंकि मैं आप लोग कभी दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये इंटरनल जो हार्डवेयर पे डेटा किस तरीके से स्टोर होता है वही आपको बता देते हैं कि इंटरनली ये हार्ड डिस्क पे ये डेटा किस तरह से स्टोर होगा। तो इंटरनल हार्ड डिस्क पे किस तरह से स्टोर होगा उसको भी स्कीमा कहते हैं। अच्छा, दोबारा इस स्लाइड को थोड़ा समराइज कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूज में आ जाता है। आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज स्कीमा, तो स्कीमा ये उसने अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज स्कीमा, तो आप उसका सिंपल के ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा, इसको आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछे व्हाट इज कंसेप्चुअल स्कीमा, तो फिर आप उसको बता दें कि कंसेप्चुअल स्कीमा which describes all entities, attributes, relationships among the attributes, relationship among the entities and the integrity constraints of the database is called conceptual schema. इसी तरह से अगर आपसे पूछते हैं कि what is the lowest, what is the internal schema, तो आप उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, एग्जाम्पल इंडेक्सेस और डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर है, वही हमारे पास क्या है, इंटरनल स्कीमा है। अच्छा, इसमें से ये इंटरेस्टिंग बात ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लिया कि हमारे पास there is only one conceptual schema and one internal schema per database. अगर हमारे पास एक डेटाबेस है, एग्जाम्पल एग्जामिनेशन सेक्शन का डेटाबेस है, तो उस एग्जामिनेशन सेक्शन की हमारे पास एक ही कंसेप्चुअल स्कीमा होगा, मतलब एक ही ईआरडी होगी, एक से ज्यादा ईआरडीज नहीं होंगे, और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी एक ही होगा, इंटरनली वो एक ही तरीके से स्टोर होगा। लेकिन इसका जो एक्सटर्नल स्कीमा है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। सही है, एक्सटर्नल स्कीमा एक से ज्यादा हो सकते हैं, कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा ये एक एक होगा, एक एक से ज्यादा नहीं हो सकते। और जो एक्सटर्नल स्कीमास हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। 3 लेयर्स पे एक्सटर्नल लेवल पे एक से ज्यादा स्कीमास हो सकते हैं एक डेटाबेस के लिए, और जो इंटरनल लेवल है और कंसेप्चुअल लेवल है उस पे एक डेटाबेस के लिए एक स्कीमा होगा, एक से ज्यादा स्कीमा नहीं होगा। ये भी जहन में रखें, ये कहीं पे एमसीक्यूज में और रिटन एग्जाम में इस तरह के अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं, या इंटरव्यू में भी इवन आपसे कोई पूछ सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है तो उसकी हम कितनी कंसेप्चुअल स्कीमास बना सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है या बहुत छोटा डेटाबेस है, जो भी है, लेकिन उसके लिए कंसेप्चुअल स्कीमा एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। इसी तरह से इंटरनल स्कीमा भी, अगर बहुत बड़ा डेटाबेस भी है फिर भी आपके पास इंटरनल स्कीमा एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा।
लेकिन एक्सटर्नल स्कीमास आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं। सही है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है कि खामखा एक से ज्यादा होगा, लेकिन एक से ज्यादा हो सकते हैं। और लेकिन और नॉर्मली होते भी एक से ज्यादा है, क्योंकि अगर आप एक रख लेते हैं तो फिर हमारे पास वही फाइल बेस्ड सिस्टम हो गया। फाइल बेस्ड सिस्टम में भी आपके पास एक एक्सटर्नल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा सारा एक ही क्यों होता है। अच्छा जी, ये तीन लेवल्स में ये दोबारा आप लोग को फॉर एग्जाम्पल ये, अच्छा मैंने आप लोग को उस टाइम पे बताया था कि कंसेप्चुअल लेवल पे मैंने आपको ईआरडी बता दिया कि ईआरडी हमारे पास कंसेप्चुअल डिजाइन है और लॉजिकल डिजाइन इसके अलावा होता है। ये हमारे पास वो लॉजिकल डिजाइन, ठीक है, ये भी कंसेप्चुअल लेवल पे हमारे पास आ जाता है। मैंने आपको बता दिया कि डेटाबेस में हमारे पास जो डिजाइंस हैं कंसेप्चुअल लेवल पे, एक हमारे पास कंसेप्चुअल डिजाइन है और एक लॉजिकल डिजाइन है। लेकिन जब आप उसको अनस्पार्क आर्किटेक्चर में लेके आते हैं तो कंसेप्चुअल डिजाइन और लॉजिकल डिजाइन और दोनों उसको कंसेप्चुअल लेवल पे रख लेते हैं। तो ये हमारे पास वो कंसेप्चुअल डिजाइन है। मैंने आपको उस टाइम पे जो डीबीएमएस पे एग्जांपल बता रहा था, तो मैंने आपको कह दिया कि आप लोग एज्यूम कर ले कि पूरी डेटाबेस में एक ही टेबल है। तो इधर भी उन्होंने एज्यूम कर लिया कि पूरी डेटाबेस में एक ही टेबल है, उस टेबल में यही एट्रीब्यूट्स है। स्टाफ नेम है, स्टाफ नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी और ब्रांच नंबर। ये पूरी डेटाबेस में यही छह एट्रीब्यूट्स है या 6 कॉलम्स है। अच्छा, इसमें से फिर ये 2 व्यूज बनाए गए हैं, ये नजर आ रही है 2 व्यूज, ये देख ली, ये दोनों इसमें से स्टॉप नंबर ये इधर से आ गया और लास्ट नेम ये इधर से आ गया और ब्रांच नंबर ये इधर से आ गया। ये दूसरी व्यू है। इसमें से ये सीरियल नंबर उन्होंने एडिशनल या शायद ये भी इधर से, क्योंकि आप चेंज कर सकते हैं। स्टॉप नंबर, दिस इज फर्स्ट नेम, दिस इज लास्ट नेम, दिस एज को इधर से कैलकुलेट कर दिया गया है। ये एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, ये कैलकुलेट कर दिया गया है। मैंने डॉक्टर के केस में भी बता दिया कि नाम में ये लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं शो करते, एज शो करते हैं, लेकिन इधर मैंने सिंप्लिसिटी के लिए डेट ऑफ बर्थ ले लिया। ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, ये भी इस डेट ऑफ बर्थ से आ गया और सैलरी इधर से आ गया। ये दोनों हमारे पास क्या है, व्यूज है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला ये व्यूज, ये हमारे पास एक्सटर्नल लेवल हो गया, एक्सटर्नल सी है अनस्पार्क आर्किटेक्चर में। ये हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल हो गया, ठीक है। और ये डेटा फिर इंटरनली डीबीएमएस कौन से डेटा स्ट्रक्चर में यूज कर लेते हैं, इस केस में उन्होंने सी का स्ट्रक्चर लिया हुआ है। वो जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये, इसके अलावा कोई और डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है जिसके थ्रू इसी डेटा को इंटरनली डेटाबेस में हार्ड डिस्क पे स्टोर कर सकते हैं। दिस इज कंसेप्चुअल, सॉरी दिस इज एक्सटर्नल लेवल, जो एक्सटर्नल व्यू आपको बताई गई है, ये दोनों सही है। दिस इज कंसेप्चुअल लेवल एंड दिस इज इंटरनल लेवल। ये वही पूरे अनस्पार्क आर्किटेक्चर के लिए एक एग्जांपल होगी। अच्छा जी, ये इधर से ये सारे स्लाइड्स तैयार कर दी गई है, आप लोग इस बुक से रीड करके अगर कहीं पे मसला है तो उधर से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो गया तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इधर भी हमारे पास 2 मिनट्स हैं, अगर आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। फिर उसका वो जो अलाउड टाइम था वो ख़त्म हो रहा है। कोई क्वेश्चन अगर है? अच्छा जी, आप लोग अपना अटेंडेंस भी लगा लीजिए, लास्ट 2 लेक्चर से आप लोग का अटेंडेंस नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, कोई क्वेश्चन है? सर ये एक्सटर्नल स्कीमा को, जी सर ये एक्सटर्नल स्कीमा को हम किस बेस पे बढ़ा सकते हैं सर, इसके लिए कोई रूल्स उसूल है? दोबारा अपना क्वेश्चन कर लो कि एक्सटर्नल स्कीम हम किस तरह से बना सकते हैं। नहीं सर, बढ़ा सकते हैं सर। बढ़ा सकते हैं? सर आपने कहा एक से ज्यादा हो सकते हैं ना? जी जी। सर तो इसके लिए क्या उसूल है सर, किस बेस पे हम इसको बढ़ा इसके सकते हैं लिए सर? उसूल यही है, मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में बताया था कि जब ये अपने डेटाबेस बनाना होता है तो उसके लिए आप अपने यूजर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस डेटाबेस के लिए कौन कौन से इसकी कंज्यूमर्स होंगे, यूजर्स कौन कौन से होंगे। फॉर एग्जांपल आपने उसके लिए 4 यूजर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि 4 टाइप के यूजर्स होंगे जो मेरे इस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो अभी वो 4 जी टाइप के जो यूजर्स होंगे, सारे यूजर्स को एक टाइप का डेटा नहीं चाहिए होगा, एक को एक टाइप जी का जी डेटा चाहिए होगा, दूसरे को किसी दूसरी टाइप का डेटा चाहिए होगा। तो जिस यूजर के लिए जिस टाइप का डेटा चाहिए होगा उसके लिए आप वही एक व्यू बना लेते हैं और वही आपके पास एक्सटर्नल व्यू बन जाती है, या उसको हम डेटाबेस व्यू भी कहते हैं।
अभी अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 डिफरेंट टाइप यूजर्स को आइडेंटिफाई कर लिए तो आपके पास 4 व्यूज होंगे। अगर आपने 100 डिफरेंट टाइप यूजर्स आइडेंटिफाई कर लिए तो आपके पास 100 व्यूज होंगे। सर मतलब यूजर पे डिपेंड करता है। यूजर टाइप्स, यूजर नहीं चाहिए जहन में रख ले, सही है, ये आप लोग इसको मिक्स न कर ले। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए एक यूजर व्यू होगी, अभी आपके पास 1000 यूजर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सही है। तो 1000 स्टूडेंट्स का मतलब ये नहीं है कि अब 1000 व्यूज बना लो। 1000 स्टूडेंट्स मींस कि सारे स्टूडेंट्स को तकरीबन एक टाइप का डेटा चाहिए होगा, तो उसके लिए एक टाइप की व्यू, ठीक है। फिर अगर आपने उस स्टूडेंट्स में अगर कैटेगराइजेशन कर ली है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पीएचडी के स्टूडेंट्स है और ये बीएस के स्टूडेंट्स है और ये एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो अभी उसके लिए फिर स्टूडेंट्स में आपके पास 3 टाइप के व्यूज होंगे, सही है। लेकिन अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स है तो उसके लिए 1000 व्यूज की जरूरत नहीं। इसी तरह से ओके।